ओके, तो हम आज शुरू कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो ये चैप्टर है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में शुरुआत की थी मार्जिनल यूटिलिटी से। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप देखा। उसके बाद फिर हमने ये बोला कि यार हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनली। कार्डिनल का मतलब उसको नंबर्स दे सकते हैं। और तो और आज हमने ये भी देख लिया था लेक्चर में कि उस यूटिलिटी को रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम प्राइस से कंपेयर कर पाए। और फिर हमने इक्विलिब्रियम निकाल लिया था, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसपे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे रहता है। ये जो पूरी थ्योरी थी वो उस अजम्पशन पे चल रही थी कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो तरीका था ये सही नहीं लगता था। और उसमें से दो लोग थे, जैसे जे आर हिक्स और आरजीडी, है ना, ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन डिफरेंस कर्व। तो हिक्शियन, ये इस नाम से भी आ जाती है अप्रोच कि हिक्शियन मॉडल बताओ या हिक्शियन एनालिसिस बताओ। तो हिक्स जो ये हिक्स थे, प्रोफेसर हिक्स थे, इनका ये कहना था कि यार ये बिल्कुल बकवास आइडिया है कि आप सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में ला सकते हो। इनका कहना था आप सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर सकते हो कि जैसे इन्होंने एप्पल और बनाना का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, कि कोई व्यक्ति हो सकता है जो ये कह सकता है कि यार मेरे को एप्पल के कंपैरिजन में बनाना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, या इसका वाइस वर्सा। या वो ये कह सकता है कि हम दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सेटिस्फेक्शन को रैंक के हिसाब से दिखा सकते हो कि भाई मेरे को फर्स्ट रैंक देना है एप्पल को, फिर बनाना को, फिर ऑरेंज को, इस तरीके से। तो ये अप्रोच जो है वो कार्डिनल वैल्यूज देने की बजाय 1 2 3 4 देने के बजाय रैंक दे सकते हैं कि मुझे कोई चीज ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है या कम सेटिस्फेक्शन देती है। कंपैरेटिव या रिलेटिव एनालिसिस संभव है, आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते सेटिस्फेक्शन की। ठीक है, यही सब पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना। इसके अंदर अगर काम की लाइन देखोगे तो ये जो इंडिफरेंस कर्व जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो ये जो अप्रोच है कि ऑर्डिनली हम ऑर्डिनल मैनर में यूटिलिटी दिखाएंगे, कार्डिनल की बजाय ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब हम ग्राफ पे यूटिलिटी दिखा सकते हैं, और कार्डिनल मतलब हम उसको नंबर्स में मेजर कर सकते थे। तो वो ये अप्रोच उसकी बिल्कुल अपोजिट है। उनका कहना है कि आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को, ये लिखा हुआ है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ये लोग मॉडर्न है, वो पुराने इकोनॉमिस्ट की थ्योरी है, वो ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये मॉडर्न थ्योरी है, एक तो यही अंतर समझ लो। इस थ्योरी में ये क्या कह रहे हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिसरिगार्डेड द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। आप कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी नहीं रख सकते, इसका मतलब आप नंबर्स में उसको नहीं दिखा सकते। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब नंबर्स में दिखाना। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दिखा सकते, आप रिलेटिव टर्म्स में दिखा सकते हो। रिलेटिव का मतलब मुझे कौन सी चीज दूसरी चीज के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद है, एप्पल के कंपैरिजन में बनाना पसंद है। इस तरीके से आप यूटिलिटी को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दो गुड्स का एग्जाम्पल लिया है, और इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास दो एक्सिस है, हम दो ही गुड्स के एग्जाम्पल पे चीजों को रखेंगे समझने के लिए। और रियल वर्ल्ड में तो और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, बट बुक्स के हिसाब से और हमारे एनालिसिस के लिए हम दो गुड्स पे इसको समझ रहे हैं, और वही उन्होंने समझा रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स, एप्पल एंड बनाना, then he can indicate whether he prefers apple over banana, he prefers banana over apple, or is he indifferent। क्या वो इंडिफरेंट है इन दोनों के बीच में? तो इंडिफरेंट वर्ड यहीं से शुरू हो रहा है, और इंडिफरेंस कर्व में हम यही सीखेंगे कि वो अपना इंडिफरेंस दिखाएगा। वो पूरा कर्व दिखाएगा कि उसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जैसे अपन ने पीपीएफ में कॉम्बिनेशन देखे थे दो गुड्स के, इंडिफरेंस भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का कॉम्बिनेशन है कि आप बंडल बना लो, जैसे एक एप्पल चार बनाना, दो एप्पल तीन बनाना, इस तरीके से बंडल बना लो। तो हर बंडल में कॉम्बिनेशन होगा एप्पल का और बनाना का, और एप्पल और बनाना जो है, जो भी कॉम्बिनेशन है उस कर्व पे जितने कॉम्बिनेशन तुम्हें मिलेंगे वो सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। इसी को तुम इनडिफरेंस कर्व बोलोगे। देखो ये डेफिनेशन नीचे मिल जाएगी। मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या है? Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combination। वही कॉम्बिनेशन बन रहा है दो दो चीजों का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। बंडल ऑफ टू गुड्स among which the consumer is indifferent।
ठीक है, तो इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। इंडिफरेंस कर्व भी क्या है, जैसे पीपीएफ था, यही लैंग्वेज थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, वहां भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन थे, यहाँ भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, कोई सा भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ले लो, इक्वल सेटिस्फेक्शन पे रहोगे, ऐसा इंडिफरेंस कर्व बोलता है। क्योंकि यहाँ यूटिलिटी की बात हो रही है, वहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात थी कि आप लिमिटेड रिसोर्स से ये पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकते हो, तो यहाँ पे इतनी भाषा बदल गई, बाकी तो कहानी सेम है, दो गुड्स की, इंडिफरेंट रहने की, और वेरियस अल्टरनेट कॉम्बिनेशन। अल्टरनेटिव का मतलब कोई एक कॉम्बिनेशन लोगे, मतलब बाकी कॉम्बिनेशन आप इलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अल्टरनेटिव का मतलब आपकी जो मर्जी वो कॉम्बिनेशन ले लो, है ना। आगे अगले पेज पे मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। इस कर्व के सिनोनिम याद रखना, इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप इनडिफरेंट हो उस कर्व पे, किसी भी कॉम्बिनेशन को लेते हो आपको लगता है आप इक्वली सेटिस्फाई हो। एक एप्पल 4 बनाना का सेटिस्फेक्शन, दो एप्पल 3 बनाना का सेटिस्फेक्शन, ये सब आपके लिए इक्वल सेटिस्फेक्शन वाली बात है। ठीक है, इसमें केवल दो ही गुड्स हम ले रहे हैं एज अ मैटर ऑफ जनरल फैक्ट, कंज्यूमर कंज्यूम मोर देन टू गुड्स, रियलिटी में तो वो दो से ज्यादा ले सकता है, लेकिन हम फिर उसे दिखाना और उसे एनालिसिस करना कठिन होगा, इसलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर दो गुड्स पे इनडिफरेंट है, और उसी का हम कर्व एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। देखो, ये है तुम्हारा चार्ट, और इस चार्ट को देखो, एक्स एक्सिस पे एप्पल है, वाई एक्सिस पे बनाना है, और ये चार्ट दिखा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, मतलब हम एप्पल बढ़ाएंगे तो बनाना सेक्रीफाइस करेंगे। अगर मैंने एप्पल बढ़ा के, सपोज अपने पास एक बंडल था, शुरुआत में एक बंडल ले लो, पी वाला बंडल ले लो, एक एप्पल 15 बनाना, अगर मैंने इसे दो एप्पल कर दिया और बनाना को डिक्रीज नहीं किया, तो तुम मुझे बताओ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा या नहीं। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि 15 बनाना तो अपनी जगह है ही, एक एप्पल के बाद दूसरा एप्पल भी आ गया, तो टोटल यूनिट जो 16 थी, एक और 15 मिला के 16 यूनिट हो रही थी, अब आपने अगर एक एप्पल और बढ़ा लिया बिना बनाना को घटाए, तो सेटिस्फेक्शन इक्वल कैसे रहेगा। इक्वल सेटिस्फेक्शन के लिए डेफिनेटली बनाना का सेक्रीफाइस होगा अगर एप्पल बढ़ाना है, अगर बनाना बढ़ाना है तो एप्पल सेक्रीफाइस होगा। कॉम्बिनेशन करना था, देखो वही अपनी होशियारी अपन दिखा रहे हैं, एक एक यूनिट बढ़ाई एप्पल की, एक्स एक्सिस पे एप्पल को रख के एक एक यूनिट बढ़ाई, और देखा बनाना को सेक्रीफाइस करते गए, दो एप्पल करे 5 बनाना छोड़ दिए, 3 एप्पल करे 4 बनाना छोड़ दिए, है ना। रेट पकड़ो, चेंज इन बनाना कैसा आ रहा है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, मतलब एक ट्रेंड फॉलो किया, और उस ट्रेंड की वजह से ही हमको कॉन्वेक्स शेप मिला, है ना। अगर मैं रेट की बात करूं, तो बनाना डिक्रीजिंग तो है, कौन से रेट पे है, पहले जोर से गिरा फिर धीरे 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 होता गया, वो तो बनाना जो है वो डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, इस वजह से कॉन्वेक्स शेप मिला। ये जो अपन ने बेसिक्स ऑफ चार्ट पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ शेप पढ़े थे, उसमें इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो पी क्यू आर एस टी है, इस पी क्यू आर एस टी पे हम इक्वल सेटिस्फेक्शन पे रहेंगे, ये ऐसा थ्योरी कहती कि आप वो कॉम्बिनेशन ढूंढो जिसमें, ये कॉम्बिनेशन हमारे बनाए हुए हैं, हमारे मन के बनाए हुए हैं, कोई कि एक एप्पल और 15 बनाना पे जो सेटिस्फेक्शन है, वही दो एप्पल और 10 बनाना पे, वही तीन एप्पल और 6 बनाना पे, ये सारे कॉम्बिनेशन जिसपे मेरे को इक्वल सेटिस्फेक्शन है, अगर मैं उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, कर्व ड्रॉ कर दूं, तो इस तरीके से मुझे दिखेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई है। तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट है, लोकस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट है, कनेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट है, जिसपे एक कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फाई रहता है। इस ऑर्डिनल अप्रोच में अभी हमने सबसे पहली चीज पढ़ी है इंडिफरेंस कर्व, इसके बाद हम बजट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस मेथड से भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे जाएंगे, मतलब कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लेंगे कंज्यूमर का, ये हमारी जर्नी होने वाली है। तो उसका सबसे पहली चीज आज जो सीखी इंडिफरेंस कर्व में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ दो लाइन में। पहली चीज, हम कार्डिनल से शिफ्ट होकर ऑर्डिनल बात पे आ गए, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब नंबर्स के टर्म में हम यूटिलिटी को नहीं दिखा सकते, इस अजम्पशन को इस कंसेप्ट ने पूरी तरह छोड़ दिया, और इनका कहना है आप नंबर्स की जगह रैंक दिखा सकते हो।
1 2 3 नंबर की बजाय आप ये बोल सकते हो कि मेरे को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उसके बाद क्या पसंद है, उसके बाद क्या पसंद है। तो मैं इसको नंबर में नहीं दिखा सकता, पर हाँ मैं ये बता सकता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फर्स्ट रैंक में किसको दूंगा, सेकंड किसको दूंगा। ये तो भी सेंसिबल बात है, आप नंबर नहीं बता सकते। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि अ, हम ऐसा एनालिसिस करना चाहते हैं कि अगर किसी के पास दो कमोडिटी का बंडल है, तो जब वो एक कमोडिटी को बढ़ाएगा तो उसे इनडिफरेंट रहने के लिए दूसरी कमोडिटी को कम करना जरूरी है। ये अजम्पशन चल रहा है कि भाई, क्योंकि अगर आपने दूसरी कमोडिटी को कम किए बिना पहली कमोडिटी बढ़ा दी, मतलब बनाना 15 ही रखे और एप्पल 1 से 2 कर लिए, फिर तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। तो हम अगर एप्पल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ही आप इनडिफरेंट रह सकते हो। इनडिफरेंट, हम इन सारे कॉम्बिनेशन में इनडिफरेंट है सर। आखिर हम इनडिफरेंस की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इनडिफरेंस की चिंता इसलिए कर रहे हैं कि किसी के बजट में एक एप्पल 15 बनाना आएगा, किसी के बजट में दो एप्पल 10 बनाना आएंगे। जब अपन ने कार्डिनल मेथड में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढा, तो हमने उसको प्राइस से मैच किया, एक्सपेंडिचर से मैच किया कि अपनी पॉकेट में कितने पैसे हैं और क्या प्राइस पे कोई चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी हम अपने एक्सपेंडिचर और प्राइस से उसको मैच करने वाले हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि एक एप्पल और 15 कॉम्बिनेशन मेरे बजट में हो, पर हो सकता है कि 3 एप्पल और 6 बनाना मेरे कॉम्बिनेशन में हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 एप्पल और 6 बनाना वाला कॉम्बिनेशन ले लूंगा। मैं 9 यूनिट घर लेके चला जाऊंगा, मैं 16 यूनिट नहीं लूंगा। जैसे पी पे 16 यूनिट हो रही है दोनों की, जबकि आर पे 9 ही यूनिट हो रही है। तो इस तरह के रीजन से मैं भविष्य में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं आज पहले सीख रहा हूं कि इतने सारे कॉम्बिनेशन पे मैं इनडिफरेंट रहूंगा। ये रीजन है कि हम आखिर इनडिफरेंस सीख क्यों रहे हैं। ठीक है। इस चीज को तुम रीड कर सकते हो, चार्ट को, इसमें कोई खास बात नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं बार बार बोल रहा हूं, वही लिखे हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है इंक्रीज ऑफ वन गुड रिक्वायर्ड डिक्रीज ऑफ अदर गुड। ये करना जरूरी है। आप अगर एप्पल को बढ़ाते हो तो बनाना को गिरा दो, बनाना को बढ़ाना है तो एप्पल को गिरा दो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें इनडिफरेंट रहना है। इनडिफरेंट मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन पे रहना है। अगर मैंने एक गुड को डिक्रीज किए बिना दूसरे गुड को बढ़ाया तो इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर तो मैं मोर सेटिस्फेक्शन पे चला जाऊंगा। ठीक है। सो व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड मस्ट बी डिक्रीज सो एज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसा कि हमने देखा, पी से क्यू पे जब हम गए, तो हम 1 यूनिट ऑफ एप्पल पे 15 बनाना पे सेटिस्फाई हो रहे थे, एक एप्पल 15 बनाना। फिर हमने 2 एप्पल करने पे 10 बनाना पे आ गए, मतलब हमने 5 एप्पल का सेक्रीफाइस कर दिया इक्वल सेटिस्फेक्शन मेंटेन करने के लिए। अगर मैं 15 बनाना के साथ ही 2 एप्पल पे चला जाता तो सेटिस्फेक्शन हाई होता। ऐसा क्यों हो रहा है? इट हैपेंस बिकॉज इफ द कंजम्पशन ऑफ एप्पल इज इंक्रीज, अगर हमने एप्पल को इंक्रीज किया कंजम्पशन, मैं एक के बाद दूसरा एप्पल खा रहा हूं और 15 बनाना ही खा रहा हूं, बनाना को मैंने डिक्रीज नहीं किया, देन इन सच कॉम्बिनेशन कंज्यूमर विल हैव मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड विच मींस मोर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू द अदर कॉम्बिनेशन, और फिर वो इनडिफरेंस कर्व पे नहीं रहेगा। ठीक है। वो सेम सेटिस्फेक्शन पे नहीं है, वो मोर सेटिस्फेक्शन पे चला गया, उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया। ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन और है, एज द क्वांटिटी ऑफ वन गुड से एप्पल is increased, quantity of other good banana not only decrease but it decrease at a decreasing rate। ये decreasing rate पे गिर रहा था, वो ट्रेंड दिख रहा था। आखिर वो कर्व क्यों बना, उसका रीजन क्या है? मैं रीजन यही बता देता हूं। उसका रीजन है डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने आज पढ़ा था। डीएमयू लॉ वही लगता है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन गुड या गिवन गुड, द satisfaction derives from such goods goes on decreasing। अगर मैं एक एप्पल खा चुका हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला था 5 बनाना के बराबर, तभी तो मैं 5 बनाना सेक्रीफाइस किए थे। अगर मैं दूसरा एप्पल खाता हूं तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा ना, 4 बनाना, फिर 3 बनाना, फिर 2 बनाना। हर बार एप्पल खाऊंगा तो उतना सेटिस्फेक्शन मैक्स नहीं मिलेगा। वहां पे इन टर्म्स ऑफ रुपी चल रहा था या यूटिलिटी चल रहा था। यहाँ पे एक एप्पल खाने का सेटिस्फेक्शन बनाना के इक्वल चल रहा है ना। सपोज कर लो कि तुम अपने भाई या बहन के साथ बैठो, उसके हाथ में बनाना है, अपने हाथ में एप्पल है। सॉरी, या उल्टा ले लो कि उसके हाथ में एप्पल है, अपने हाथ में बनाना है। अपने को बनाना पसंद है लेकिन एप्पल भी पसंद है। अब एक एप्पल के बदले वो बोल रही है कि मेरे को बनाना दो, तो अपन एक एप्पल पकड़ाना चाहते हैं, वो बोलती नहीं नहीं, 5 बनाना लूंगी मैं, है ना। इस तरीके से तो उसी तरह का सिनारियो कि अपन जैसे जैसे एप्पल डिमांड करते जाएंगे,
अपन एप्पल का सेटिस्फेक्शन कम होगा, पहला एप्पल खाने का बहुत लालच था तो 5 बनाना दे दिए, दूसरे एप्पल के लिए थोड़ा सेटिस्फाई हो गए एक एप्पल खा के तो हमने 4 बनाना ही दिए, तीसरे एप्पल के लिए हमने 3 ही बनाना दिए। तो इस तरीके से डीएमयू लग रहा है हमारे दिमाग में, ठीक है, और इस वजह से वो डिक्रीज होती जाएगा सेटिस्फेक्शन, और वो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होना बनाना की टर्म्स में दिख रहा है। एक एप्पल एडिशनल खाने के लिए बनाना की टर्म्स में सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपन, रुपया यूटिलिटी की बजाय बनाना की टर्म्स में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस रीजन से वो कर्व दिख रहा है। वो आगे आ जाएगा टॉपिक। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। अगला टॉपिक है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? मतलब यार, अगर मैं बंडल का साइज बढ़ा दूं तो बड़ा बंडल या छोटा बंडल ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसी को क्या देगा? अगर मैं तुमसे एग्जांपल के लिए बोलूं कि एक टोकरी में, जैसे उन्होंने एग्जांपल ले लिया है, 10 बनाना 10 एप्पल रखे हैं, ठीक है, और एक टोकरी में 7 बनाना 7 एप्पल रखे हैं, तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि कौन सा बंडल ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा? जिसमें ज्यादा एप्पल और ज्यादा बनाना है, दोनों ही ज्यादा है, एप्पल भी ज्यादा बनाना भी ज्यादा, टोटल 20 है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, कंसिडर टू गुड्स एप्पल एंड बनाना, सपोज टू डिफरेंट बंडल, एक बंडल में 10 एप्पल 10 बनाना है, सेकंड बंडल में 7 एप्पल 7 बनाना है। देखो, फर्स्ट बंडल में एप्पल भी ज्यादा बनाना भी ज्यादा, कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। फर्स्ट बंडल जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू सेकंड बंडल, इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल भी इसी तरह का लिया है, पहले में 10 एप्पल 7 बनाना, 9 एप्पल 7 बनाना, बनाना पे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एप्पल की टर्म्स में फर्स्ट वाला बंडल जो है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो ऐसे केसेस जहां पे हमें दो बंडल्स में से एक को चुनना है और उन दोनों में क्लियर है कि मुझे कौन सा बंडल ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस की डेफिनेशन कैसे लिखी है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस द रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इन सिंपल मतलब वो किस कमोडिटी को चुनेगा? जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। तो अगर बंडल्स के कंपैरिजन में हम देख रहे थे, तो जिसमें एप्पल और बनाना ज्यादा है वो वाला बंडल हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। Simple word, monotonic preference implies that as consumption increases, total utility also increases. हमको ज्यादा टोकरी में ज्यादा फल मिलेंगे तो हम ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। इस सिंपल से कंसेप्ट पे चलता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इनकी होशियारी देख रहे हो? इन्होंने कहीं भी ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जिसमें एक में एप्पल ज्यादा है और दूसरे में बनाना ज्यादा है, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस उसी पे आप इजी आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल बनाया है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस करने में तुम्हें झंझट ना है। अगली बात देखो, इंडिफरेंस कर्व दिख रहे, इंडिफरेंस मैप है अगला टॉपिक। IC1 IC2 IC3, ये IC1 IC2 IC3 क्या है? IC1 IC2 IC3 जो है वो इंडिफरेंस कर्व की फैमिली है, ठीक है। जैसे एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व था IC1, हमने क्या करा, IC1 IC2 IC3 ये तीन तीन दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये तीन क्या है? ये तीनों जो कर्व हैं, ये तीनों कर्व ये शो करते हैं कि क्या इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा IC1 IC2 IC3 पे? आंसर इज नो, इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। IC1 पे कहीं भी घूमो, IC1 पे कहीं भी घूमो, PQRST पिछली बार जैसे घूम रहे थे, तो इक्वल सेटिस्फेक्शन है। लेकिन IC2 पे अगर शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब है, देखो, ए से बी पे शिफ्ट होके देखो क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे भी तुम राइटवर्ड शिफ्ट हो गए, भले वाई एक्सिस पे तुम नहीं हिले पर एक्स एक्सिस पे राइटवर्ड शिफ्ट हो गए, मतलब तुम्हारे बंडल में कमोडिटी एक्स बढ़ गई। वाई भले ही कांस्टेंट रह गई पर कमोडिटी एक्स बढ़ गई, मतलब IC2 पे बड़ा बंडल मिलेगा IC1 के कंपैरिजन में। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कंसेप्ट हमने क्या सीखा? बड़ा बंडल बड़ा सेटिस्फेक्शन। तो IC1 के कंपैरिजन में IC2 पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। IC2 पे कहीं पे भी घूमो इक्वल सेटिस्फेक्शन है, लेकिन IC1 के कंपैरिजन में IC2 ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, IC3 और ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व में उस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, जैसे अपन ने PPF में राइटवर्ड शिफ्ट लिया था रिसोर्स बढ़ा के, यहाँ पे हम कह रहे हैं ज्यादा बंडल ज्यादा सेटिस्फेक्शन, वही चीज है ना नए पैकेट में, वही चीज है पुरानी वाली कहानी। PPF में बोला रिसोर्स बढ़ा दो और प्रोडक्शन ऑफ एक्स और वाई दोनों बढ़ जाएंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। वैसे ही हम कह रहे हैं कि अगर बंडल में फ्रूट्स बढ़ा दो
जैसे वाई कमोडिटी को सेम रखा, 7 7, जैसे ऊपर देख रहे थे अपन, बनाना 7 थे दूसरे एग्जाम्पल में, और अगर हमने एप्पल बढ़ा दिया, एक्स को बढ़ा दिया, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा IC2 पे, IC3 पे और ज्यादा। ठीक है, यही थ्योरी यहाँ पे लिखी है, इसको तुम पढ़ सकते हो। इंडिफरेंस मैप अगर लिखने को आए तो केवल एक टर्म याद रख लो, इंडिफरेंस कर्व की फैमिली। और जितने इंडिफरेंस कर्व तुम्हें राइटवर्ड मिल रहे हैं वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट में जो कर्व है उसके। ठीक है, तो कंज्यूमर IC1 और IC2 अगर उसके पास दोनों बजट में हो तो वो IC2 चुनेगा, लेकिन अगर उसके बजट के बाहर हो IC2 तो फिर उसको IC1 पे रुकना पड़ेगा। ये बजट वाली बात आगे आने वाली है। ठीक है, ये साफ लिखा है देखो, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है हायर इंडिफरेंस कर्व पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में समझा चुका तुम्हें। एक एडिशनल एप्पल अपने बंडल में बढ़ाने के लिए तुम कितने बनाना सेक्रीफाइस कर सकते हो? तो क्योंकि एप्पल से बनाना सब्सटीट्यूट हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, इसलिए सब्सटीट्यूशन वर्ड आया। मार्जिनल वर्ड क्यों आया? एक एडिशनल एप्पल के लिए कितना सेटिस्फैक्शन, कितना सेक्रीफाइस करोगे बनाना को, इसलिए ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाता है। ठीक है, मार्जिनल रेट MRS रेफर्स टू रेट एट विच कमोडिटी कैन बी सब्सटीट्यूटेड, मतलब एप्पल से बनाना को सब्सटीट्यूट किया जाएगा विथ ईच अदर सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कंडीशन ये मेंटेन है कि सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आपको उस कर्व पे ही मेंटेन करना है अपने आप को, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एक एप्पल बढ़ाया, 5 बनाना छोड़ दिए, मन में कोई दुख नहीं है। 2 एप्पल करके 10 बनाना कर लिए, एक एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, अपन इक्वल सेटिस्फैक्शन पे है, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाता है। सवाल ये है कि सर यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहता तो लाइन होती, कर्व तो कॉन्वेक्स शेप पे है, मतलब ये पक्का है कि ये इक्वल नहीं है, वेरी करेगा। और वो वेरी किस हिसाब से करेगा, मैंने रीजन बता दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे एप्पल की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे आप एप्पल से सेटिस्फाई होते जाओगे, तो अगले एप्पल को बढ़ाने के लिए आप कम बनाना सेक्रीफाइस करोगे। इसलिए 5:1 एप्पल, 4:1 एप्पल, हर एक एप्पल बढ़ाने के लिए, 1 से 2 जाने के लिए, 2 से 3 जाने के लिए, 3 से 4 जाने के लिए हम बनाना को स्लो कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करना स्लो कर रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स शेप बनेगा। और ये तरीका मैंने तुम्हें वैसे भी बताया था चार्ट पे बनाने का। देखो 5 में जो गैप लोगे 5 गिराने के लिए, फिर उसके बाद 4 के लिए थोड़ा कम कर देना, उसके बाद थोड़ा कम कर देना, तो देखो एक्स का डिफरेंस सेम है लेकिन वाई का डिफरेंस छोटा होता जा रहा है ना, वाई का डिफरेंस छोटा करते जा रहे हैं, वो साइज देखो तुम अपने आप समझ जाओगे, और यही ध्यान से बना लेना, अपने आप कॉन्वेक्स शेप बन जाएगा। ओके, MRS क्यों गिर रहा है वो रीजन मैं बता चुका हूं इतनी बार। देखो उन्होंने वही लाइन लिखी है, MRS फॉल्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वही जो आज हमने पढ़ा, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ गिवन कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सच कमोडिटी डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम एप्पल को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हम जो बनाना उसका अगेंस्ट सेक्रीफाइस कर रहे थे, हमारी इच्छा स्लो होती जाएगी कि नहीं यार मैं 5 बनाना सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, 4 नहीं, अब मैं 3 ही सेक्रीफाइस करूंगा, इस तरीके से हमारा सेक्रीफाइस रहेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का जो अगला पॉइंट है कि अजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस कर्व के। सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 कमोडिटी है, आप सेटिस्फाई मतलब ऑप्टिमम या सेचुरेशन पॉइंट पे नहीं हो, ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। सेटिटी पॉइंट हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वाला चार्ट देखना, वहां पे सेटिटी लिखी थी और मैंने कहा था ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो हम पॉइंट ऑफ सेटिटी पे नहीं है, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे नहीं होते कहीं भी इंडिफरेंस कर पे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो हम ढूंढेंगे जब हमारे पास ये पता होगा कि हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, हमारा बजट क्या है, वहां से हेल्प मिलेगी ऑप्टिमम ढूंढने के लिए। ऑर्डिनल यूटिलिटी यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा वहां पे अजम्पशन था कि कार्डिनल यूटिलिटी है, मतलब यूटिलिटी को हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में दिखा सकते हैं, जबकि हम यहाँ पे उस अजम्पशन को छोड़ रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं दिखा सकते यूटिलिटी को। हम केवल ये बता सकते हैं कि किसी चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है या कम, इसलिए हम उसको किस टर्म में दिखाते हैं, रैंक की टर्म में, है ना, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, ज्यादा सेटिस्फाई कौन कर रहा है, उससे कम कौन, उससे कम कौन, इसी तरीके से दिखाया जा सकता है।
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, रेशनल कंज्यूमर, ये अजम्पशन उधर भी था कि भाई तुम जो है रैशनल मैनर में बिहेव करोगे, कोई ये नहीं कहेगा कि यार बड़ा बंडल मेरे को कम सेटिस्फाई करता है, मतलब तुम बेवकूफ हो, या फिर तुम्हारा कुछ पर्सनल बायस है। भाई फैक्ट्स और जजमेंट क्या कहते हैं, छोटे बंडल से बड़ा बंडल ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, सो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा अगर हम बंडल का साइज बढ़ाएंगे तो उस तरीके से बिहेवियर करना है। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टी का मतलब किस, पहचान क्या है, इंडिफरेंस कर्व को पहचानेंगे कैसे, जैसे पीपीएफ की भी पढ़ी थी, तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी सबसे पहली चीज पहचान में बोलूं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अगर बनाना की यूटिलिटी, बनाना का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमको एप्पल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इनवर्स रिलेशन चलेगा दोनों गुड्स में, तभी हम इंडिफरेंट रह पाएंगे, राइट। दूसरी बात, ये कॉन्वेक्स शेप लेता है, कॉन्वेक्स शेप क्यों लेता है, डीएमयू के कारण। ये दो अजम्पशन हो गए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे। तो कर्व की पहचान है बस, वही उसके प्रॉपर्टी है, उस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स शेप लेके रखा है उसने, और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो एक कर्व जिस सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, दूसरा कर्व उस पर आएगा ही नहीं, उसका राइटवर्ड शिफ्ट लेगा। और दो कर्व इसीलिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दो कर्व इंटरसेक्ट करने का मतलब उनका कोई कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट का मतलब हुआ कि यार एक कर्व और दूसरे कर्व में सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं हो सकता, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हायर लेवल, बड़े बंडल पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये इसको क्या मैं रोटेट कर सकता हूँ। हम्म, ओके, रोटेट नहीं हो पा रहा, तुम देख लो, वो ये पॉसिबल नहीं है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि कट करने का मतलब होता है IC1 और IC2 सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं पॉइंट ए पे, 3 पॉइंट दिख रहे हैं ABC, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर बी और सी मैच नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो शिफ्ट ही लेते हैं राइटवर्ड, वो कट नहीं कर सकते एक दूसरे को, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और, इंडिफरेंस कर्व कभी जीरो एक्सिस को टच नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर कर्व चला गया या एक्स एक्सिस पे चला गया, इसका मतलब वाई की वैल्यू जीरो या एक्स की वैल्यू जीरो। जबकि इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी है वो इसी बात पे है कि यार दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अगर हमें दो गुड्स का कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है, सॉरी स्क्रीन क्यों चली गई मैं देखता हूँ, दो गुड्स का अगर मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है तो कोई भी एक गुड्स जीरो कैसे हो सकता है, इसी वजह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करेंगे ये कर्व, ठीक है। मैं लेक्चर थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एग्जाम के लिए बैकअप है, क्लास में मैं इसको लूंगा डेफिनेटली, ठीक। बजट लाइन क्या होती है, ये भी शॉर्ट में समझा देता हूँ इसी टॉपिक में 10 मिनट में। बजट लाइन एक्चुअली ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है कि मैं एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये खरीदने का कॉम्बिनेशन है, सेटिस्फेक्शन से इसका लेना देना नहीं है, मेरी पॉकेट क्या कॉम्बिनेशन अलाउ करती है। जैसे सपोज मेरी जेब में 100 रुपए है ना, तो एक एप्पल और एक बनाना कितने का आता है, बाजार में रेट लो और देखो 100 रुपए में कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो एप्पल के और बनाना के। उसको उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, बजट लाइन होगी। बजट लाइन के बारे में एक चीज अभी से श्योर बता दूं तुम्हें, बजट लाइन डेफिनेटली, वैसे लाइन बोल रहे हैं हम, ये कर्व नहीं मिल सकता, क्योंकि बाजार में जो रेट होता है वो फिक्स होता है ना, एप्पल का रेट सपोज 5 रुपए, बनाना का रेट सपोज 1 रुपए, तो एक एक बनाना के लिए मुझे एक ही रुपए खर्च करना है, और हर बार एप्पल के लिए मुझे 5 ही रुपए खर्च करना है, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारा वो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स आएगा ना, वो कांस्टेंट आएगा, इस वजह से ये लाइन मिलती है। पढ़ लो एक बार बजट लाइन की डेफिनेशन, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आईसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी
कॉम्बिनेशन दिखाता है ये भी, लेकिन यहां पे लिखा है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। वहां पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं लिखा है, वहां पे लिखा था ऐसे कॉम्बिनेशन को चुनो जो तुम्हें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। यहां ऐसा नहीं लिखा है, सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है बजट लाइन का। बजट लाइन का यूटिलिटी से लेना देना नहीं है। बजट लाइन का लेना देना तुम्हारी पॉकेट से है। तुम्हारा बजट क्या है? तुम्हारी इनकम और कमोडिटी की प्राइस से है ना, तुम कमाते क्या हो और कमोडिटी की प्राइस से चलता है। तो तुम्हारे इनकम और कमोडिटी की प्राइस के हिसाब से जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एप्पल के और बनाना के, वो सारे कॉम्बिनेशन बजट लाइन पे आएंगे। ठीक, यही लिखा है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मैंने डिफरेंस बता दिया, वहां ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं लिखा है, यहां लिखा है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वो यूटिलिटी दिखाने वाला कर्व है, ये यूटिलिटी नहीं दिखाता, ये दिखाता है तुम्हारी पॉकेट में कितनी कैपेसिटी है, तुम एप्पल के और बनाना के कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, जितने हो सकते हैं सबको ले आओ, वो उस बजट लाइन पे मिलेंगे। ठीक है, तो two goods which can be purchased with the given income and price such that cost of each combination remains same. कॉस्ट ऑफ, ये है सबसे कमाल की बात, वहां पे यूटिलिटी कांस्टेंट थी और यहां पे हम कह रहे हैं कॉस्ट सेम रहेगी, मतलब 100 रुपए जेब में 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, 100 ही टोटल होगा, चाहे जो बंडल बना लो। एग्जाम्पल लिया उन्होंने, उन्होंने कहा सपोज तुम्हारी इनकम 20 रुपए है, ठीक है, 100 की जगह उन्होंने 20 का ले रखा है। सपोज तुम्हारे इनकम 20 रुपए है और तुम इसको खर्च करना चाहते हो दो कमोडिटीज पे, ठीक है, कर लो दो कमोडिटीज पे खर्च, एक्स और वाई पे। बोथ आर प्राइस एट 10 ईच। अब अगर 10 रुपए है हर किसी की प्राइस है, तो तुम कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो? दोनों एप्पल खरीदोगे तो 0 बनाना मिलेगा, दोनों बनाना खरीदोगे तो 0 एप्पल, एक ही कॉम्बिनेशन है 1:1। यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने बताया। मैं कह रहा हूं कि तुम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दूसरा ले लो, 100 रुपए ले लो, 5 रुपए का एप्पल या 10 रुपए का एप्पल, 5 रुपए का बनाना, और बनाए जाओ कॉम्बिनेशन 100 रुपए खर्च करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 वाली कहानी भी वो कवर कर रहे हैं, तो बजट लाइन एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस को टच करवा देगा वो। आगे मैं दिखाता हूं। ये फोटो जितना हो सके ना एक ही एंगल पे खींच के भेजा करो, वो वर्टिकल करने में फिर दिक्कत आती है। चलो, ये देखो बजट लाइन का डायग्राम, है ना, और इसके लिए डेटा उन्होंने लिया है, 20 रुपए का बजट है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन जहां पे लिखा है उसको देखो। सपोज अ कंज्यूमर हैज बजट ऑफ 20 रुपीज टू बी स्पेंट ऑन टू कमोडिटी एप्पल एंड बनाना। इफ एप्पल इज प्राइस 4 रुपए का एप्पल, हाँ ये ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया, 4 रुपए का एप्पल और 2 रुपए का बनाना। ठीक है, देन कंज्यूमर कैसे अपनी बजट लाइन दिखाएगा? 20 रुपए में कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करो। होशियारी कभी नहीं छोड़नी, एक्स एक्सिस पे किसको रखना है वो समझ लो बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे अपन ने एप्पल को रख लिया, एप्पल को 5 रुपए पे रखा कि क्योंकि 5 से शुरू क्यों किया उसने पता है, क्योंकि 4 रुपए का एप्पल है तो सपोज पूरे 20 रुपए एप्पल पे खर्च कर लो, 5। ठीक है, बनाना पे खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर 4 एप्पल अगर खरीदोगे, एक एक से एप्पल गिराओ बनाना को बढ़ाओ, एप्पल गिराया बनाना बढ़ाया, एप्पल 4 पे आए तो 16 रुपए एप्पल पे खर्च हुए और 4 रुपए बनाना पे, वो मनी स्पेंट की इक्वेशन उधर चल रही है। 4 × 4, फिर 3 × 4 और 4 × 2। तो जो नंबर ऑफ कमोडिटी है, मतलब या क्वांटिटी है एप्पल की और बनाना की, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ रेट से। हर बार 20 रुपए ही खर्च हो रहे हैं और ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए 5 0 4 2 3 4। इनको किस पे दिखा दो? ग्राफ पे। जब तुम कोऑर्डिनेट बनाओगे तुम्हें लाइन मिलेगी। तो JIHGFE, ये सारे EFGHIJ, नीचे से देखोगे तो दिखेंगे EFGHIJ। ये EFGHIJ जो है ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारी पॉकेट में आते हैं। मतलब ये ऑप्शन है, 5 एप्पल 0 बनाना खरीद लो, 4 एप्पल 2 बनाना खरीद लो। ये तुम्हारी पॉकेट बता रही, ये सेम यूटिलिटी नहीं है, ये तुम्हारी पॉकेट अलाउ कर रही है। ठीक है, इसका यूटिलिटी से लेना देना नहीं है, इसका 20 रुपए से लेना देना। 20 रुपए में ये सब खरीद सकते हो, इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, जी ले लो, एच ले लो, आई ले लो, जे ले लो, जो लेना है ले लो। डी जो पॉइंट है अंदर दिख रहा है, जो ऊपर सी और डी 2 पॉइंट और है,
देखो सी पॉइंट वो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, वैसे पीपीएफ जैसी कहानी होगी ना। 20 रुपए ही है मेरे पास, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड इनकम है, 20 रुपए में सी को तो अटेन ही नहीं कर पाओगे कभी। और डी अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब तुम पूरे 20 रुपए खर्च ही नहीं कर रहे, है ना। डी पॉइंट को अगर आइडेंटिफाई करो तो देखो बनाना कहाँ आ रहा है, 3 पे, और एप्पल तो 1 पे भी नहीं ले रहा वो, तो इसमें तो 20 रुपए ही खर्च नहीं होंगे। यही वो कॉम्बिनेशन है जिनमें 20 रुपए खर्च होंगे। तो ये बजट लाइन का एग्जाम्पल हुआ। बजट लाइन के अलावा एक कंसेप्ट और होता है, बजट सेट। बजट सेट इज द set of all possible combination of the two goods which is the consumer can afford given his income and prices in the market. बजट सेट भी तो वैसी भाषा में है सर, all possible combination of two goods which a consumer can afford। तो ये भी तो बजट लाइन ही जैसा तो दिख रहा है सर। देखो बजट लाइन और बजट सेट का डिफरेंस दिया हुआ है। बजट लाइन इज अ नैरोअर कंसेप्ट एज कंपेयर टू बजट सेट। जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, बजट सेट इंक्लूड ऑल पॉसिबल बंडल विच विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू। ध्यान से सुनना, मतलब अगर पॉइंट डी को बोलूं तो वो भी बजट सेट में आता है, सी नहीं आता। पर डी जैसे और भी दुनिया भर के पॉइंट हो सकते हैं, मतलब तुम 20 रुपए के अंदर अंदर जो भी खरीद सकते हो सारी चीजें बजट सेट में। जबकि बजट लाइन बताती है बराबर 20 रुपए खर्च करना है। आप 19 खर्च करोगे, 18 खर्च करोगे, 15 खर्च करोगे, उसके कॉम्बिनेशन भी बजट सेट में आ जाएंगे। लेकिन बजट लाइन क्या दिखा वहां पे, देखो बजट सेट को फिर से पढ़ो, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। तो भैया तुम 18 रुपए खर्च करके, 15 रुपए खर्च करके भी अफोर्ड कर सकते हो ना। लेकिन अगर तुम 20 रुपए ही खर्च करोगे हर बार, केवल वो कॉम्बिनेशन चुनने जिसमें 20 रुपए खर्च हो, तो वो बजट लाइन बनाएंगे। और उसके साथ अगर मैं उन 20 के साथ में अगर इसे डी पॉइंट जैसे पॉइंट भी जोड़ लूं, और इसके जैसे मिलियन ऑफ पॉइंट बना लूं इसके अंदर, तो वो सब भी बजट सेट का हिस्सा हो जाए। तो बजट सेट एक बड़ा बलून है, उसमें से बजट लाइन केवल वो वाली है जिसपे पूरे 20 रुपए खर्च हो रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ये तुम्हारी बजट लाइन है। ठीक है, तो बजट लाइन समझा दी तुम्हें, यहीं तक तुमने फोटो भेजे। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आगे के पेज पे अगर देखोगे तो एक साथ बनेंगे ये दोनों। और जहां पे टेंजेंट बनाएगा ना बजट लाइन, मतलब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है जो तुम अचीव कर सकते हो, क्योंकि दोनों मैच कर जाएंगे वहां। तो वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने कहा ना, जहां क्रॉस होता है, जहां टच होता है। तो इंडिफरेंस कर्व पे जो टेंजेंट बना के निकलेगा बजट लाइन, वो वाला इंडिफरेंस कर्व तुम, वो वाला बंडल तुम खरीद लो, वो तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। वहीं तक कहानी जानी है, दैट्स इट। तो ऑर्डिनल अप्रोच हमने अब पढ़ी, हमने जो वहां पढ़ी थी वो कार्डिनल अप्रोच थी, ये ऑर्डिनल अप्रोच है। शॉर्ट में बनाया मैंने ये, सिर्फ इसलिए कि किसी को एग्जाम के लिए रिवाइज करना हो तो फटाफट देख ले। बाकी क्लास में एक बार मैं इसको डेफिनेटली और लूंगा। ओके।